फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपनी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सीरीज के अभी हम अगले क्रम में पहुंच चुके हैं, जहां कि आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे और हिस्ट्री के भी कौन से क्वेश्चन को आज हम एनालाइज करेंगे, हिस्ट्री के किस पार्ट के क्वेश्चन को, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपको बेसिकली जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ऐसे कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, बाइफर्केशन नहीं है कि कहां से हम ये पता करेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू हो चुका है और मिडिवियल खत्म हो चुका है, या फिर कहां से हम बोलेंगे कि एंशिएंट खत्म हो चुका है। तो इसके लिए ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस ने हमारे कन्वीनियंट के लिए ऐसा उनका मानना है कि 1707 was the milestone year of the Indian history। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज 1707 से ही एक अलग फेज शुरू हो जाता है हमारे इंडियन हिस्ट्री का। और या मैं यूं कहूं कि हमारे इंडियन हिस्ट्री का डिक्लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये सिर्फ डिक्लाइन मुगल्स का डिक्लाइन नहीं होता है, बल्कि इंडियन हिस्ट्री का भी, इंडियन प्रॉस्पेरिटी का, या फिर इंडियन जो क्या बोल सकते हैं उसको, इंडियन हेजेमनी जो था उसका भी डिक्लाइन शुरू हो जाता है। जैसे कि बहुत से हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि जब हम 18th सेंचुरी में हमारा जो ऐसा उस टाइम पे जीडीपी ऐसा कोई चीज तो होती नहीं थी, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में उनका ये मानना है कि एक्सपोर्ट हमारा उस टाइम पे लगभग 1/5 यानी कि 23% के आसपास था 18th सेंचुरी के स्टार्ट में। वहीं जब वो हमें छोड़ कर गए तो हमारा एक्सपोर्ट कहाँ चला गया, 3% के आसपास। इतना लॉस हो गया हमारा, मतलब कि उस टाइम पे हम लिटरली सोने की चिड़िया हुआ करते थे। तो 1707 से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत को मानते हैं। और जब हम 1707 से मानते हैं तो आखिर इतना हिस्टोरिक पीरियड और इतना माइलस्टोन पीरियड हम क्यों मानते हैं इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि यही वो समय था जहां से मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हो जाती है और उनके जो सक्सेसर्स होते हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, वो आपस में ही सत्ता के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं और एक नई शुरुआत हो जाती है कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्रों की। और वहां पे ऐसा होता था कि एक पर्सन जो कि रॉयल फैमिली से भी नहीं होता था, वो डिसाइड करता था कि राजा कौन बनेगा। उसको किंग मेकर बोलते हैं, जिसको आपने हिस्ट्री के बुक्स में सैयद ब्रदर के नाम से आप उसको जानते होंगे। तो चलिए अभी हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के उस क्वेश्चन को जिसे यूपीएससी ने 2 या 3 बार पूछा अपने अलग अलग एग्जामिनेशंस में, अलग अलग टाइम्स पे। लेकिन वो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसको यूपीएससी पूछ चुकी है, बल्कि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से इंडियन हिस्ट्री में एक नया दौर शुरू हो जाता है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसकी भी एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो चलिए आइए समझते हैं, और आज हम लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, जहां से आपको समझ में आएगा कि आखिर वो कौन सा इवेंट था जहां से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है एक नए दौर की तरफ, आगे की तरफ अग्रसर हो जाती है। तो एक क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773 से। मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टेब्लिश्ड रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में, कब, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। या फिर जो लास्ट ऑप्शन है या फिर लास्ट स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि इंडियन पुलिस कोड कब आया था इफेक्ट में, 1860 में। तो आपको भी एनालाइज करना है इन सारे ऑप्शंस के आधार पे। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को यूपीएससी पूछता है 2005 में। तो अब आपको एनालाइज करना है इन सारे स्टेटमेंट्स के आधार पे कि आखिर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर आप इस ऑप्शन को गौर से देखेंगे और अगर आप इन स्टेटमेंट्स को गौर से देखेंगे तो अगर आपको बेसिक आइडिया भी होगा तो आपको पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ था। वो ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे, कलकत्ता में। अभी तो आप बोलोगे कि बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में है। लेकिन जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था तो किया गया था कलकत्ता में। अभी जो आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं दिल्ली के अंदर में, वो क्या है, न्यू दिल्ली के अंदर में, वो क्या है, एक्सटेंशन है, इसी सुप्रीम कोर्ट का एक्सटेंशन है, जिसको कि हम लोगों ने दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अगर आप जैसे ही इस ऑप्शन को करेक्ट मानते हैं, उसी के साथ साथ
अब क्या हो जाता है कि आपका सेकंड ऑप्शन अगर करेक्ट है तो आप एक कंक्लूजन पे तो इजीली पहुंच जाते हैं। वो कंक्लूजन ये है कि जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट 2 है वो तो सही होगा, और जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट 2 नहीं मेंशन है वो सीधे एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें, इसमें ऑप्शन 2 यानी कि इसके चांसेस हैं सही होने के, इसमें भी ऑप्शन 2 यानी कि इसके भी चांसेस हैं सही होने के, और इसमें ऑप्शन 2 नहीं यानी कि ये तो एलिमिनेट हो गया। मतलब ये कि ए, बी और डी में से आपका आंसर सही होना चाहिए था। चूंकि इस क्वेश्चन में फैक्ट इतना ज्यादा है कि आप सही तरीके से नहीं जा सकते आंसर के ऊपर, और ये थोड़ा हार्ड कैटेगरी में क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट बताना ये पॉसिबल नहीं होता कि 1860 में ही हुआ था क्या। उसी के साथ साथ वारेन हेस्टिंग्स ही वो गवर्नर जनरल था जिसने कि ब्रिटिश पैटर्न पे रेगुलर पुलिस का एस्टेब्लिशमेंट किया या फिर नहीं किया, वो आपको जानना थोड़ा टफ हो जाएगा अगर आपको फैक्ट मेमोराइज आपने अच्छे से नहीं किया है तो जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन बी बताया जा रहा है आंसर की जो उसने दिया था यूपीएससी ने उसके अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और वहीं ऑप्शन बी अगर करेक्ट आंसर हो जाता है तो हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो 2 और 3, मतलब ये कि ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, और ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। तो आइए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन इंस्पायर कहाँ से है, किस सोर्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता था, या फिर इस क्वेश्चन का लेवल क्या था। अगर हम लेवल की बात करें तो हार्ड कैटेगरी में आता है। अगर हम ईयर की बात करें तो 2005 में इस क्वेश्चन को पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। और अगर सोर्स की बात करें तो मैंने इसे लिया है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से। और अगर हम पढ़ेंगे कहाँ से इसका आंसर मिलेगा, तो जानने के लिए आपको क्या करना होगा, राजीव अहिर सर की जो बुक है एस्पेक्ट्रम, उसको पढ़ना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूंकि ये जो दो क्वेश्चन आज मैंने लिया है, ये दोनों क्वेश्चन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से ही है, इसलिए मैंने सोचा है कि एक्सप्लेनेशन में इन दोनों का एक साथ दो क्वेश्चन एक साथ रखूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस लाइन पे यूपीएससी पूछता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, और इसमें दो ही स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट ये है कि रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? वहीं दूसरी ओर विलियम बेंटिक के बारे में बोलता है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। मतलब ये कि विलियम बेंटिक क्या पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे या फिर नहीं थे। इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पे आपको इन चारों ऑप्शन के तहत आपको आंसर देने की कोशिश करनी होगी। चलिए सबसे पहले समझते हैं दूसरे ऑप्शन को। दूसरे ऑप्शन में अगर ये बोल रहा है विलियम बेंटिक जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे या फिर नहीं थे, तो एक ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा हुआ कि 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, और ये चार्टर के सीरीज का लास्ट चार्टर था। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा, तो 1853 में चार्टर एक्ट आया। उसने क्या बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हम क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेंगे। मतलब ये कि इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को और ज्यादा सख्त करने की कोशिश की, और इन्होंने अब कोशिश ये करने लगे कि जैसे कि आपको पता है ना कि इसके पास 3 प्रोविंसेस हुआ करते थे, 3 प्रोविंसेस को बोला करते थे, यहाँ पे बंगाल, यहाँ पे मद्रास और यहाँ पे बॉम्बे। तो अब क्या किया था इन्होंने कि सारे पावर्स इसको दे रखे थे। अब इन्होंने क्या किया कि अब इनके पावर्स भी लेना इन्होंने शुरू कर दिया। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। अगर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, सॉरी दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। मतलब क्या आपने 50% आंसर के पास पहुंच चुके हैं। जहां तक रॉबर्ट क्लाइव की बात है, तो आपको पता है कि 1773 के एक्ट से ही पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जैसा पोस्ट क्रिएट किया गया था। उससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे, जो कि रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैं एक और बात बता दूं, 1757 में जो पलासी का बैटल ऑफ पलासी होता है, उसमें इंग्लिश आर्मी को लीड कर रहा था, और ये गवर्नर ऑफ बंगाल बनता है आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी। उसके बाद ये क्या करता है कि दोबारा फिर बनता है, और एकमात्र ऐसा पर्सन था जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल बनता है लगातार 2 बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ये भी खत्म और ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। आंसर इज ऑप्शन बी
2 ओनली। आइए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इसका लेवल क्या था, कहां से इंस्पायर्ड था क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी, जैसा कि आपको पता है लेवल इसका मीडियम था, उतना टफ नहीं था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको पता और विलियम वेंटिक के बारे में भी आपको अच्छे से पता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने इसको लिया था और ये कब पूछा गया था, साल 2007 में पूछा गया था। और इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत में आप इसका आंसर पढ़ने जाएंगे तो आपको मिल सकता है। अब आपके सामने एक सवाल जरूर आया होगा कि अब आप ये क्यों करा रहे हैं, 2007 का क्वेश्चन क्यों आप करा रहे हैं इस वक्त पे। तो मैं आपको बोलूंगा कि अब 2023 का अगर आप एनालिसिस करेंगे, ऑनेस्टली एनालिसिस करेंगे यूपीएससी के क्वेश्चन का, जैसा कि आपको पता है कि हर तरफ है तो मजा है कि इस बार क्वेश्चन काफी टफ थे, काफी टफ नेचर के क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी के द्वारा। तो आपको समझ में आएगा कि 80s और 90s के क्वेश्चंस को उसने रिपीट किया है, एज इट इज ऑप्शन को भी उसने रिपीट किया है। तो अगर आपको ये समझ के अगर आप बैठे हैं कि ये पुराने वर्षों के क्वेश्चन हैं, हम इसे नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसी बात अब नहीं है। यूपीएससी बहुत पीछे जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आपको समझ में आया कि एम लक्ष्मीकांत से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। आज हम पढ़ेंगे, आज हम होलिस्टिकली कवर करेंगे किसको, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। बहुत ही होलिस्टिकली कवर करने वाले हैं आज हम रेगुलेटिंग एक्ट को। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो रेगुलेटिंग एक्ट ये था कि जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी होता है, उसके बाद से क्या हो जाता है कि यहाँ पे कंपनी को एक तो इनके पास मोनोपोली था, मतलब कि बिजनेस सिर्फ यही कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर ये क्या करते थे, यहाँ पे कंपनी में बहुत ज्यादा करप्शन और मिस गवर्नेंस स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये कि जो रेवेन्यू मिलना चाहिए था, जिसकी वजह से इन्होंने इतने सारे कांड किए, वो रेवेन्यू इन्हें मिल नहीं पा रहा था इंडिया से, जिससे ये बहुत ज्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। और कंपनी के ऑफिशियल्स के करप्शन को रोकने के लिए, मिस गवर्नेंस को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भेजा और बोला कि जाके पहले कंपनी के ऑफिशियल्स पे लगाम लगाओ। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस किए गए थे, वो मैं आगे एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा। वहीं साथ ही साथ अब मैं आपको ये बताता चलूं कि 1773 का जो ऑब्जेक्टिव था, वो अपने ऑब्जेक्टिव में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। लेकिन यू नो ब्रिटिशर्स वर क्वाइट स्मार्ट। उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल, मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं, 11 इयर्स के बाद 1784 में पिट्स द यंगर जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, उसने क्या भेजा, पिट्स इंडिया एक्ट बना के भेजा। और उसने क्या किया कि इसमें जितने भी कंसर्न थे, जो उसको एड्रेस करने की कोशिश करा इसके तहत। तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट का इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं इसके फैक्ट को पढ़ेंगे कि फैक्ट ऐसे कौन कौन से फैक्ट थे जो आपके प्रीलिम्स में आपका हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले इसने क्या किया, टेरिटोरियल पोजीशन जो इंडिया का था उसको रिटेन करने की कोशिश की। इसी के साथ साथ एक नया पोस्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह पे क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जैसा पोस्ट क्रिएट किया गया। सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन में भी दिया हुआ था। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश कैबिनेट को क्या किया गया, एक्साइज कंट्रोल, मतलब ये कि कंट्रोल करने का इंडियन अफेयर्स पे ब्रिटिश कैबिनेट के पास पावर दिया गया कि आप इंडियन अफेयर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, मतलब ये कैसे, कौन से ऑब्जेक्टिव थे जिसको ये एड्रेस करना चाह रहा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773। तो आइए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले इसका ये था कि ये रेगुलेट करना चाहता था। आखिर रेगुलेटिंग एक्ट ही इसका नाम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि इसका काम क्या था, रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उसने उत्पात मचा रखा था इंडिया के अंदर में, और बहुत सारे करप्शन को, नए नए करप्शन के आइडियाज को इन्वेंट कर रहा था, खोज कर रहा था। तो रेगुलेट करना था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, वो कैसे काम कर रही है, उसके काम करने के ढंग, काम करने के तरीके को रेगुलेट करने का काम ऑब्जेक्टिव था इस रेगुलेटिंग एक्ट का। वहीं पॉलिटिकल पावर, टू रिमूव द पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ट्रेडिंग,
मतलब ये कि पॉलिटिकल पावर्स को उनके हाथों से लेना भी एक ऑब्जेक्टिव था। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स प्रोवाइड करना था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा, और रिकॉग्नाइज करना था किसको, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का, किसका, कंपनी का। इसके बाद और क्या ऑब्जेक्टिव था, जो डिस्पोटिक स्टेट अफेयर हो चुका था। डिस्पोटिक का क्या मतलब होता है, डिस्पोजिशन का क्या मतलब होता है, मतलब कि अधिनायकवाद, एक ही व्यक्ति का शासन चलेगा, उसको इनको क्या करना था, एलिमिनेट करना था, न्यूट्रलाइज करना था। वहीं जो क्योस मचा हुआ था, अफरा तफरी मची हुई थी, उसको भी क्या करना था, उनको खत्म करना था, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। और आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही ड्यूअल गवर्नमेंट को एबोलिश कर दिया गया था, जो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, कहाँ, बंगाल में। टू ब्रिंग एंटी करप्शन प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने बताया वहाँ करप्शन बहुत ज्यादा था, तो उसको क्या करना था, एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस को लाना था। वहीं वहाँ उसके जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, उनको क्या करना था, जो प्राइवेट ट्रेड में एक्टिविटी में लिप्त थे, प्राइवेट ट्रेड करते थे अपना, वो क्या करते थे कि कंपनी के प्रोडक्ट को ही अपना प्रोडक्ट बना के बेचते थे, और 10 रुपए के प्रोडक्ट में 15 रुपए में बेचते थे, और कंपनी को 12 रुपया देते थे। 3 रुपीज का शुद्ध मुनाफा उनको होता था उस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, ये था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, या फिर आप बोले ब्रीफ समरी। अगर इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया होगा, तो हम क्या करेंगे कि एक डेडिकेटेड वीडियोस ओनली बेस्ड ऑन 1773 ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट पे हम आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आप इसके लिए और वीडियोस चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन, जो कि बेस्ड था किस पे, 1773 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी के द्वारा। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, वहां पे किसी एक थीम पे बेस्ड हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।